सकें। इसके अलावा अगर समाजी तौर पे देखा जाए तो ख़ानदानों इदारों में तो इनकी शमूलियत को वैसे ही बहुत महदूद कर दिया जाता है। अगर मिसाल के तौर पे अगर बहुत सी माज़ूर ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुश्किलात का सामना होता है, हमें बहुत सी ख़वातीन ने खुद कॉल्स करके और हमारी कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होकर हमें बताया है कि जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना किया गया है उनको माज़ी में भी, जिसकी वजह से वो जो है वो वोट देने से भी और सेहत की सहूलियात हासिल करने से भी महरूम रह जाती हैं। मज़ीद में इस पर जो है जो आज की हमारी गेस्ट स्पीकर हैं उनको कहूँगी कि वो इस पर बात करें। मोहतरमा आयशा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 जी, क्या हाल है ज़हरा? ठीक ठाक है हम। जी बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और अल्लाह के नाम से हम शुरू करते हैं और अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे कामों में और हमारी आजमाइशें कम से कम की जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे आज के वेबिनार में इनवाइट किया। और ये एक बड़े ज़रूरी और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। बतौर एज अ वुमन विद डिसेबिलिटी, बतौर अफराद वहाँ मासूरी औरत जो है ना, वो इस सोसाइटी में चलना बहुत ही मुश्किल काम। अगर मैं स्टार्टिंग से शुरू करूँ तो आप खुद ही माशाल्लाह सारे शऊर रखते हैं। तो इस सोसाइटी में बच्ची पैदा हो जाए और वो ही इतना बड़ा इशू होता है। और अगर बच्ची डिसेबिलिटी के साथ पैदा होए तो वो इश्यूज जो है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं होती, जहाँ पे इन चीजों की आपको पता नहीं होता कि कैसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कुछ कजन मैरिज की वजह से होते हैं, कुछ बहुत सारे इश्यूज की वजह से होते हैं। बट ये एक कुदरती निजाम है, इसको मैं कहूँगी ये अल्लाह की तख्लीक है। और अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को चुना हुआ होता है जो कि आम इंसान से मुख्तलिफ बने हुए होते हैं। तो स्टार्ट अगर मैं लूँ तो पहले पैदा होना, फिर उसके बाद जैसे ही आप मतलब आगे चलते हो तो आपकी चीजें आस्ता आस्ता आपको रियलाइज होना शुरू होती है। जैसे कि सबसे पहले आता है, चलो मैं तो एक शहर में हूँ, बट अगर मैं ए, उन जगहों पे जाती हूँ जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे पता नहीं है कि बच्चों के कैसे हमने इनको लेके चलना है और कैसे करना है, तो वहां पे बहुत सारे मुझे केसेस आए होते हैं जिनके जिनको कहा जाता है वे फॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है। इवन के वो तक नहीं बनवाया जाता कि जी इसकी क्या जरूरत है या व्हाट्सएवर जो भी है। उसके बाद जैसे ही आपको मजबूरी का पता चलता है, उस बच्चे को ना बच्ची को वैसे ही कॉर्नर कर दिया जाता है। आम दूसरे बच्चों की निस्बत उनको वो प्योरिटी नहीं दी जा रही होती जो कि वो सबक की होती है। उसके बाद अगर हम अल्लाह अल्लाह करके स्कूल पॉइंट तक आते हैं तो आप खुद बेहतर जानते होंगे कि आज से अगर 10-15 साल पहले चले जाओ तो इतने इदारे नहीं थे जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जाए। आजकल फिर ये है कि चंद इदारे खोल के बस उन इदारों का अभी भी मुकम्मल काम नहीं है। मुकम्मल ऐसे नहीं है कि ना प्रॉपर उनकी कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस है, ना उनकी कोई और सर्विसेज है जैसे कि बच्चे को घर से उठा के लेके जाया जाए। अब एक बच्चा या बच्ची है जो माजूर है, उनके माँ बाप आप खुद देखे ना सोसाइटी में कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है या वह भी चीजों को एकदम विकसित हो रही है। ऑब्वियसली बातों के अंदर ही वो बातें निकलेगी, बट स्कूल घर से स्कूल तक लेके जाना ही एक बहुत बड़ी जंग है। अब जो इदारे आगे, उन इदारों के अंदर पहली बात तो टीचर्स को ट्रेनिंग ही नहीं है, बच्चे को आपने ट्रीट कैसे करना है।
पहली बात है, आपका माजूर बच्चा वो एडमिशन ही नहीं देते कि जी ये बाकी बच्चों पे असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, मतलब क्या वो कोई कोई अलग चीज है या क्या? उनको आप इक्वालिटी, जहाँ पे बात आती है ना इक्वालिटी की, तो ये वो चीजें होती है कि हम लोग अपनी एजुकेशन से ही इन चीजों को बिल्ड इन करना स्टार्ट कर दें। एजुकेशन लेवल पे अगर हम इन चीजों को इंक्लूड करेंगे ना, डिफरेंट इदारों में, डिफरेंट चीजों में, तो अवेयरनेस और ज्यादा आएगी। हम लोगों ने अगर इनको वैसे ही एक साल के कार्ड देना है, मुख्तार कार्ड देना है, अलग कार्ड देना है, तो आप यूनिटी नहीं ला सकते। आप इनको हर जगह पे एडमिशन दो, कोई इनके लिए कोई अलग इदारा नहीं होना चाहिए। इनको छात्र नो डाउट, जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब मेंटली स्पेशल होते हैं या उनके लिए प्रॉपर टीचर हायर करनी पड़ती है, वो एक अलग केस है। और जो फिजिकली डिसेबल है, जो व्हील चेयर यूजर है, जो माइनर डिसेबिलिटी वाले, आई थिंक सो उनको जगह देनी चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड ये कि बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैम हमारी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर तक होती थी और हमारे वाला साहब उठा के और वालदा उठा के ऊपर लेके जाती थी। अब आप ये सोचे कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे इतनी इंसानियत नहीं है कि आप उस बच्चे के लिए कोई थोड़ी देर टीचर नीचे आ जाए, उसको देख ले, उसको काट ले, हम इतना भी नहीं काट सकते। वो उसका बाप उसको कंधों पे डाल के तो ऊपर लेके जाता था, जब तक माँ की हिम्मत थी वो करती रही, जब वो खत्म होगी वो। ऐसे ही मेरी वालदा का भी यही था। मेरे टाइम पे ये था कि एक अच्छा इदारा था, लेकिन वो था लाहौर से बाहर, तो बट उनकी बसेस आती थी, पिक एंड ड्रॉप सर्विस हो देती थी। बट मेरा घर थोड़ा अंदर का आके, तो मेरी वालदा मुझे उठा के ना मेन रोड पे बैठती थी और वो वहां से मुझे पिक और वहां पे ही मुझे ड्रॉप करते थे। तो मेरा अपनी लाइफ के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बहुत सारी हर्डल्स है। फिर उसके बाद आ जाते CNIC एजुकेशन। फिर कॉलेज सेक्टर में हमें इश्यूज आते हैं, कॉलेज सेक्टर पे हमें वो किया जाता है, बहुत सारी आती है। मैं कहती हूँ हर इदारे में अब प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये जो डिसेबिलिटी के राइट्स के हवाले से प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रॉपर इस हवाले से काम होना चाहिए ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस आ सके और हम एक कामयाब मुआशरा बना सके। अच्छा, सेकेंडली ये है कि मैं अपने पेरेंट्स का एक ही बच्चा थी स्पेशल, तो उस टाइम पे कुछ मामलात ऐसे थे कि मेरा ना बेफॉर्म नहीं बन सका। तो वो चीजें चलती गई, बट जब मैं जाहिर बात है ग्रोइंग एज में हुई, तो मेरे पास ना व्हील चेयर नहीं थी। तो ऑब्वियसली वो माँ बाप का एक होता है कि व्हील चेयर में बैठेगी तो हमारे दिल को कुछ होएगा, बस। बट दिस इज माई बेसिक नीड। व्हील चेयर माजूर इंसान की बेसिक नीड है। तो वो ना मेरे पास व्हील चेयर नहीं होती थी। फिर अब जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वहां पे वो ऑप्शन मांगते हैं CNI। वो CNI जो ना मेरा था ही नहीं, और मेरा बेफॉर्म जो नहीं था, CNI कैसे बोला। अब मैंने ना जब 8 तक पढ़ के ना, 8 तक मैंने ट्यूटर लगवाई थी घर में, तो ट्यूटर ने 8वीं पे आके ना हाथ जोड़ दिया था कि मेरी पास हो गई है, और इससे पहले ही तुम पास थी, बस इधर आके मेरी पास हो गया मैम। उसके बाद मैंने बच्चों को ना ट्यूशन पढ़ाया और कुरान पढ़ाया। खुद मैंने 7 साल की उम्र में कुरान खत्म कर लिया था। खैर, फिर मैंने खुद को ना सोशल वर्क से आगे कर लिया।
तो वहाँ पे ना आगे फिर मैं जब लोगों से मिलना करना हुआ तो मुझे डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती थी, अपने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती थी। फिर वहाँ एक लिंक बना, अल्लाह उनका भला करे, मैं आज भी उन्हें दुआएं देती हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे भाई थे। उन्होंने मुझे बेफाम बनवा के दिया। उसके बाद मैं नादरा गई, नादरा वालों ने कहा कि जब तक आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक हम आपका आईडी कार्ड नहीं बनाएंगे। उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल के मेरे उस टाइम पे 6 चक्कर लगे थे, 6 चक्कर लगे थे, और हर चक्कर में मेरा ऑटो वाला इतना खुला हाथ रखता था ना, मतलब ऑब्वियसली उसे पता है कि जी ये मजबूर है, इसने किसी और के साथ जाना नहीं है, तो उसने जो टोका लगाना होता था ना वो ठीक ठाक लगाता था। खैर 6 चक्करों के बाद मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया। फिर मैं नादरा गई, नादरा जाके CNIC बनवाया। फिर ऐसे ऐसे करते करते मैंने अपनी चीजों का लाइन अप किया। अब उसके बाद मैं जब सोशल हुई हूँ ना, जगह जगह पे हर्डल। सबसे पहली जो हर्डल है ना वो आपकी आती है एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहली हर्डल वो, चाहे आप बिल्डिंग में ले लो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट में ले लो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही कैसे सकते हो जब आपके पास ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। और कोई पाकिस्तान में मुझे ऐसी ट्रांसपोर्ट बता दे जो कि एक्सेसिबल हो। उन चीजों पे जब मैंने खुद, मतलब इन चीजों पे धक्के खाए, और इन चीजों पे जब मैंने करना शुरू किया और मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कितने बड़े इशू है। मतलब जब तक आपकी मोबिलिटी नहीं है, जब तक आपकी एक्सेस नहीं है, तो आप अगले पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हो? ना आप एजुकेशन ले सकते हो, ना आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद ये है कि अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, मैंने ना आस्ता आस्ता मीडिया की तरफ आने शुरू किया। मीडिया डिफरेंट चैनल वाला ने मुझे अप्रोच किया। उसके बाद मेरी बनती थी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनती थी क्योंकि मैं काम करती थी अवेयरनेस पे। जो इश्यूज जो मैं फेस करती थी ना, मैं उनको हाईलाइट करती थी। तो फिर डिफरेंट चैनल वालों ने मुझे अप्रोच करना, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बुला दी, और उन्होंने, और मीडिया का बहुत बड़ा, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मीडिया का एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो आवाज मीडिया में जाती है ना, वो फिर 4 लोग सुनते। हम लोग बंद कमरे में चाहे जितना भी चीखते रहे ना, हमारी आवाज बंद कमरे में जाएगी, और जब तक हम मीडिया में बोलेंगे ना तो वो फिर आगे और 4 लोगों तक वो अवेयरनेस जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर आ जाए हम, एजुकेशन हो गया, ये हो गया, उसके बाद कई साइड पे चले जाए तो बच्चों को, जैसे हम देहात साइड पे चलिए तो उन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि जी इसके डॉक्यूमेंट क्यों बनाने, इसने कौन सा कल को टीचर लगना है, या इसने कौन सा कल को कहीं जाना है। तो आप ये सोचिए कि आपका कितना डाटा जो है वो अभी तक नादरा तक पहुंचा ही नहीं। हमारी कितनी आवाम है जो अभी तक रजिस्टर ही नहीं। मैंने हमेशा हर कॉन्फ्रेंस में मैंने यही कहा है, इवन की कोटा की लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस पर भी मैंने यही कहा है कि जैसे डेंगी वाले आते हैं घर, जैसे डिफरेंट ये सर्वे करने वाले आते हैं, मैंने कहा नादरा वाले क्यों नहीं आते? नादरा वाले आए, दरवाजा खटकाए, और अगलों से पूछे कि आपके घर मौजूद बच्चा है, बच्ची है, उसका डाटा कलेक्ट करें, तब इनको पता चलेगा कि टोटल डाटा कितना है। उसके बाद चीजें काफी सारी है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो
आपको पता होगा ये स्पीडो बसेस आई थी। स्पीडो बसेस जब आई है तो जी बड़ी हाईलाइट चल रही थी कि जी माजूर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट आ गए, माजूर बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट। बट जब वो ट्रांसपोर्ट आई, खुदा गवाह है 3 से 4 इंसिडेंट हुए। मैंने उनके ड्राइवर को हाथ दिया बट वो गाड़ी नहीं रोकते, वो बिठाते नहीं है। वो इसलिए नहीं बिठाते, ना तो उनको ट्रेनिंग है। और मुझे क्या ये बताएं, अगर आप लोगों में से किसी ने भी स्पीडो बस देखी है तो कि चाइना में बसेस ऐसी होती हैं, वो तो बटन दबाओ तो रैम बाहर आ जाती है। इसकी पूरी रैम बक्से के अंदर फिट होती है। वो इतनी मुश्किल से उठाते हैं, पहली बात उनको लगानी नहीं आती, फिर वो लगाते हैं और फिर कहते जी हमारा टाइम बहुत ज्यादा लेता है, तो इस वजह से ना हम आपको ले नहीं। उसके खिलाफ फिर मैंने धरना दिया था। मैंने कहा अगर आपने मतलब हमारे नाम भी चीजें हाईलाइट करनी और उसका हमें फायदा ही दी, तो उन चीजों का क्या जरूरत है हमें? अगर ये करना चाहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट जो कि स्पेशल माजूर बच्चों के लिए मंगवा सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि सिर्फ माजूर बच्चे यूज करें। तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है अगर हम करना चाहें तो। बाकी उसके बाद अगर आ जाए हम क्या कहते हैं, उसके बाद ये है कि मैंने क्या कहते हैं लाइफ में जो सबसे जो बड़े इश्यूज देखे ना वो हमारे होते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड और बिहेवियर। सबसे पहली जो हमारी जंग शुरू होती है ना वो हमारे घर से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी हरकत को हमें आगे जाके भी फेस करना पड़ता है। अवेयरनेस ये है कि एक मखलूक है जो बन के आ गई है, अब उसे पता है कि पहले अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अब आप लोग हैं, आप लोगों को बेहतर पता होता है हमने इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे बैठना है, इस टाइम पे खाना है। ऐसे ही हमें अल्लाह ताला ने बनाया है और हमें बेहतर पता होता है कि हमने उन चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो कोई भी इंसान हमारी जगह पे रख के नहीं कह सकता कि जी हाँ वही कहना दस्ता। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हम लोग किस तरीके से और किस चीजों को किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। तो एटीट्यूड बिहेवियर पर डिफरेंट जगहों पे ज्यादा, तो लोगों का जो मतलब जैसे नहीं आंखों के अंदर क्वेश्चन होते हैं कि यार ये किधर, ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है, या मैंने रोड पे आना है, तो गाड़ियों वालों के एटीट्यूड होते हैं यार ये किधर है, ट्रैफिक ब्लॉक हो। बट अब जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, सोसाइटी में आ रहे हैं, तो अब खुद लोग हमें जगह देते हैं, खुद लोग रुकते हैं। तो ये चीज आती है कि जब तक हम खुद बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो तब तक चीजों के हल नहीं मिलते। उसके बाद अगर एजुकेशन भी होगी, सारा कुछ होगा, पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है। एक्सेसिबिलिटी का लॉ आया, वो कहाँ गए लॉ? लॉज आ गए, सारा कुछ होता है। हमें उन लॉज का क्या फायदा जब आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। लॉज के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बिल्डिंग को बनते देखे। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारा कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है। एलडीए वाले इनको अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि तब तक ये नक्शे को अलाउ ही ना करे जब तक उसके अंदर एक्सेस ना हो। बाहर के मालिक क्यों कामयाब है? क्योंकि वो इंसान को इंसान समझे। उन्होंने फर्स्ट प्योरिटी भी हमें रखा होता है। उनकी सड़कें हमारे मुताबिक है, उनकी गाड़ियां हमारे मुताबिक है।
उनका ये जो मेडिकल चीजें हैं, वो हमें घर तक आके मिलती है। एजुकेशन हमें दी जाती है, उसके बाद फौरन हमें जॉब दी जाती है। यहाँ पे आप मुझे कोई एक चीज बता दे, गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए? गवर्नमेंट, मैं हमेशा ये बात करती हूँ, एजुकेशन, बच्चे का वजीफा, बच्चे की व्हीलचेयर, और उसके बाद बच्चे की जॉब, ये गवर्नमेंट अपने अंडर करे। मैं कहती हूँ देखे आपका मुआशरा कैसे कामयाब हो। आप लोग, मतलब बात वही आती है ना कि आम इंसान का बच्चा आम इंसान का ही होता है और बड़े बंदे का बच्चा बड़ा बंदे का ही होता है। आज अगर इनके बच्चे को अल्लाह ना करे कुछ हो गया ना, इन्होंने तो उठा के प्लॉट फेंक देना है। और जब हमारे जैसे गरीब ने तो इधर ही धक्के खाने हैं ना। तो एक्सेसिबिलिटी के लॉ आ गए, उसके बाद जी जॉब्स का कोटा आ गया, वजीफा आ गया, हिम्मत कार्ड आ गए, वो सब कुछ कहाँ है? बच्चे हमारा साथ खा रहे होते हैं, मैडम हमें हिम्मत कार्ड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। चीजें इन्होंने इतनी टाइट की होती है, इतने इनके वो प्रोसेस इतनी टफ होती है ना कि आपकी सोच। और मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने कहा मैं देखो तो सही ये हिम्मत कार्ड कैसे मिलेगा। मैंने इनको कॉल की, मैंने खुद को रजिस्टर करवाया, इन्होंने कहा VISP से रजिस्टर। VISP में इतने ये लोग धक्के मरवाते हैं इंसान को, कभी किधर चले जाए, कभी किधर चले जाए, कभी किधर। वहां पे अल्लाह अल्लाह करते VISP से रजिस्टर हो गए। अब उसके 3 महीने बाद हमें कोई रिस्पॉन्स आया। ऐसे ही जॉब का कोटा आया, जॉब का कोटा आया, मुझे बताए ना आज तक कितने मल्टी लाग गए, कोई भी नहीं लगता। आज एक बच्चे को, मैं अब इदारे का नाम नहीं लूंगी, उसको मैंने रेफर किए और उसको अगला निकाल करके बुलाए मुल्तान से कि जी बैंक वाला, कॉल करके ही इज वेल एजुकेटेड, BS ऑनर किया है उसने। उसको मुल्तान से बुलाया गया, इतनी तेज बारिश में वो आया और उसे कहा है जी आपका सिटी का इशू, आप मुल्तान से तो आपका ये बड़ा मसला बनेगा। यार मुझे ये बताएं कि आपको बुलाने से पहले आपको उसकी CV के ऊपर नहीं नजर आया? वो बंदा किस तरीके से आया है, किस मुश्किलात से आया है, किससे वो पैसे पकड़ के आया है। आपने दुआएं लेनी है कि लोगों की बात दुआएं लेनी है? तो हम लोग खुद अपने मुआशरे को वो क्या कहते हैं, इस तरीके का बना रहे हैं कि अफराद बाहमजबूरी खुद ब खुद खुदकुशी कर लें, और कई बेचारे कर भी लेते अपने हालातों से तंग आके। अपने कई तो फैमिली वाले बच्चे को मार देते हैं कि जब उनको नजर आ रहा होता है कि हमारे पास इनका क्या होगा, तो वो खुद ही अपने बच्चों को खत्म कर देते। तो इन सब के पीछे में ये, और एक और मैं चीज कहना चाहूंगी कि चलो जिसके पास एजुकेशन है वो तो जॉब अल्लाह अल्लाह करके जॉब करेगा या कुछ रहेगा। अब जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो कि हमारी मोस्टली कम्युनिटी के पास एजुकेशन नहीं है, उनको लोन दिए जाए, आसान के साथ लोन दिए जाए, और ताकि वो खुद मुख्तार हो और वो भला कोई ना कोई काम स्टार्ट करे। ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। और लोन का क्राइटेरिया बहुत ही लाइट होना चाहिए। क्राइटेरिया ये लोग इतना टफ रखते हैं कि इंसान की, मैं कहती हूँ, मैं खुद उस चीजों को प्रोसेस की है। इन्होंने एक ना कॉन्फ्रेंस लिखवाई होते हैं, डिफरेंट बैंक वाले आए, कोई कहे अपने
क्या कहते हैं, जायदाद के कागज रखवा ले, कोई कहे अपने गोल्ड रखवा ले, कोई कहे क्या। तो मुझे ये बताए गरीब बंदा बेचारा क्या रखवाएगा। तो इसके प्रोसेस को थोड़ा हल्का किया जाए और इन बच्चों को लोन दिए जाए, जो कि ये बड़े हमारे बड़े इदारे हैं गवर्नमेंट के, इनको प्रॉपर लोन दिया जाए, ताकि जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो अपना काम करके और अपना घर चला सके, अपने बच्चों को देख सके, अपने मेडिकल, अपनी चीजें, अपनी दवाइयाँ ले सके। दूसरा, एक घर में अगर 3 से 4 मासूम बच्चे हैं और आम इंसान है, तो वो उन बेचारों को व्हील चेयर कहाँ से लेके, एक व्हील चेयर दिया अब आसमानों को हाथ लगा, और इदारों से लेना भी कोई आसान काम नहीं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाए, इनका मेडिकल देखा जाए, और जरूर बहाना वजीफा जरूर इनका होना चाहिए, ताकि औलाद इनके ऊपर बोझ ना हो। अब्रॉड में मैं बार बार उसको पॉइंट करूंगी, वहां पे मेडिकल एजुकेशन और व्हील चेयर अटेंडेंट जॉब, ये चीजें सारी गवर्नमेंट की तरफ होती है, इसलिए वहां के बच्चे को तो अगले खुशी खुशी रखते हैं। और हमारे यहाँ मजदूर बच्चा माँ बाप के लिए आजाद बना होता है कि जी कब ये खत्म होए और कब हम लोग आजाद होंगे। तो ये चीजें बड़ी मतलब पेनफुल है और बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने इन चीजों को खुद एक्सपीरियंस किया है। उसके बाद ये है कि जॉब्स हो गई, स्किल्स हो गए, बाकी अगर हम फ्यूचर की तरफ आए तो इनको कितने बड़े बड़े हमारे वर्किंग चैम्बर में मैं जाती हूँ, हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, मैं कहती हूँ अगर हर इदारा भी इनको अपने साथ एंगेज करना शुरू कर दे, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता हमारा मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। हमारा मुआशरा ऑब्वियसली तरक्की तब करेगा जब हम इनको अपने साथ मिलाएंगे और इनको एहसास दिलाएंगे कि ये भी इस मुआशरे का हिस्सा है। तो बाकी उसके साथ मैं ये कहूंगी, अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ कोई और है इस टाइम? जी आयशा, आप ने ये बड़ा अच्छा हमें जो है बताया कि किस तरीके से हमारे माशरे में इनक्वालिटी और सबसे जो बड़ा मसला है एटीट्यूड का, वो किस तरीके से प्रिवेल कर रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानगी मुझे खुद ये जानकर आज मुझे पता चला है कि अगर आप शनाख्ती कार्ड बनाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको बजाय इसके कि आपकी आपको देखकर या उनके रिकॉर्ड में ये बात पहले से मौजूद हो और आपको आगे से और मतलब तकलीफ में डाला जाता है कि आप पहले डिसेबिलिटी कार्ड बनाएं। तो ये कितना मुतनाज़े जिसे कहते हैं ये फ़र्क हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और उसके अलावा वो कार्ड बनाने में भी आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बहुत इस तरह के। दूसरा आप मुझे ये बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि आपको इस माशरे में रहकर इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और फिर आपने हमें आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और स्पेशली जो डिसेबिलिटी एक्ट है 2020 उसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह किया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे पास लॉज मौजूद है, लेकिन अभी तक हमारे हम जो है इम्प्लीमेंटेशन कोई मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, तो आपने इन सारे चैलेंजेस का कैसे मतलब सामना किया? मैंने देखा आप यू आर द आल्सो द सीईओ, तो आप एज अ लीडरशिप का आपको ये ख्याल कैसे आया? मैंने अभी स्टार्ट में यही चीज कही थी कि जब मैंने चीजों को फेस किया ना, और मैं कहती हूँ सही लीडर वही होता है जो कि खुद खड़ा हो जाए। अगर अल्लाह ने आपको एक चीज में महरूम दी कि है, तो अल्लाह ने जुबान तो दी है ना, आप जुबान को इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इस्तेमाल।
अब मैंने जब देखा ना कि ठीक है मेरे टीचर ने भी अल्लाह हाफिज कर दिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद इंसान को खुद को खरीदना चाहिए कि आपके अंदर क्या है। आप जब तक खुद को नहीं जानेंगे, खुद का आपको पता नहीं चलेगा। मुझे पता चल गया मेरा दिमाग है और मेरे बोलने की स्किल। मैं एक दो इदारों में गई, मुझे क्योंकि मैनुअल व्हील चेयर ना मैं चला नहीं सकती, तो उसके लिए मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, अल्लाह उसे जिजाद है, उसने अपने तौर पे किसी इदारे में ना बात की कि ये बहुत एम्पावर लड़की है और ये सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रही है, ये मैनुअल व्हील चेयर नहीं चला सकती, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चाहिए। अब उन्होंने कहा बच्ची को लेके आए, हमें उसे पहले देखेंगे, इंटरव्यू करेंगे फिर। अब वो आई, तब ऑब्वियसली मैं मतलब बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती थी विदाउट फैमिली सारा। उसने मेरी वालदा से इजाजत ली, वो गाड़ी लेके आई, मुझे लेके गई खुद वहां। वहां पे अगलों ने मुझे इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी, मैंने तो चला के वो बाहर रोड पर निकल गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी हैवी ड्राइवर है, तो उन्होंने फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर दी। उसके बाद ना ऑब्वियसली जब आपको कोई चीज मिलती है तो आप उनके कोई मेंबर बन जाते हो, जैसे मैं पौधा की मेंबर। उन्होंने फिर डिफरेंट जगहों पे ना मुझे बुलाना और मुझे मीडिया के आगे करना। जब मीडिया के आगे कर रहे थे क्योंकि मुझे बोलना अच्छा आता था, तो फिर मीडिया ने ना मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज बनानी, उन्होंने मेरे से इश्यूज पूछे, कहाँ कहाँ पे इशू आते हैं, फिर हमने बिल्डिंग को टारगेट करना, बिल्डिंग को सर्वे करना, वहां पे जाके हमने। तो ऐसे करते करते जब इन चीजों में आवाज उठाना शुरू की ना, तो वही जो रवैये थे ना वो चेंज होने शुरू हुए। मतलब जब लोग देखते थे ना कि पहले तो ये एक बंदी थी ठीक है ओके, नीचे ही, अब ये जाती है, कभी इसके साथ मीडिया होता है, कभी ये टीवी में आ रही होती है, कभी ये आवाज उठा। अच्छा कई लोग ना, एक बंदा ऐसे ही था, बड़ी मेरी एक बड़ी वाली व्हील चेयर है, बड़े बड़े टायरों वाली, तो मैं अपने रोड पे ना बिंदास मतलब ए टू जेड अपना काम खुद करती हूँ। तो बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है मॉडर्न लिंक रोड, तो मुझे ना रक्शे वाले ने हिट किया। चांद रात थी, तो हालांकि मेरी गाड़ी की लाइटें जा रही थी, वो आगे से आया और उसने मेरी गाड़ी को हिट किया। अब सारे गार्ड आ गए, गार्डों ने चंगा उसे भाई ठीक ठाक सुनाया, तो रक्शे से उतरा, उसकी इतनी सी गाड़ी थी, कहते बेटा मालूम, मैंने कहा अंकल जी मैं आपको क्या कहूँ, अब आपकी इतनी इतनी दाढ़ी है, काली ईद, अल्लाह आपको हिदायत दे। चीज ये है कि हमारे यहाँ पे ना इंसान तो बहुत दूर की बात है, बंदे को बंदा नहीं समझा जाता, सीधी सीधी बात। वहां पे कहते हैं ना परिंदा गुजर रहा हो तो रोड पे गाड़ियां रुक जाती है, यहाँ पे तो इंसान को कुचल के चले जाते हैं। तो ये अगेन वही बात आएगी, कानून। कानून हमारा सोया है, कानून को कोई पता नहीं, कानून को कोई पूछने वाला नहीं। जिस दिन हमारा कानून स्ट्रांग हुआ ना, मैं कहती हूँ खुदा गवाह है, हम जिंदा होए ना जिंदा होए, उस दिन हमारा पाकिस्तान सीधा होगा। अदरवाइज सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आवाज उठा रहे, असेंबली में भी सीटें मिल गई हमें, बट वो सीटों का हमें तब तक फायदा नहीं है जब तक ये लोग हमें बिठाएंगे नहीं। हर जगह पे हमें प्रायोरिटी दी जाए, हर इदारे में इनको बिठाया जाए, ताकि हर इदारे वाले को पता हो कि इनकी नीड क्या है, इनकी जरूरत क्या है, इनको कैसे लेके चलना है। अब गाड़ियां मंगाएंगे, अपनी मर्जी से मंगाएंगे, नौकरी लगाएंगे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बच्चा फिट होता है नहीं होता,
बच्चे को क्यों जॉब नहीं देते हमारी बिल्डिंग एक्सेस यार, दिस इज जो है वो आपका मसला है। अब एक बच्चे ने अगर डबल एमए किया है, आपकी बिल्डिंग एक्सेस वाली है, ये मेरा इशू नहीं है, ये आपका इशू है। आप उसको एक्सेस दें, आप तो उसको खुद मांगने वाला बना रहे हैं ना। अगर आप लोगों ने नौकरियां नहीं देनी तो उन्होंने मांगना ही है। तो मैं इन चीजों का, मुझे इन्हीं चीजों का दुख होता है। क्या फायदा है इन कोर्टों का, क्या फायदा है इन लॉज का, और क्या फायदा है इस कानून का। जी जी, थैंक यू आयशा। लेकिन मैंने थोड़ा-सा चेंज भी पिछले 2-3 सालों में नोट किया है। अगर आप कुछ हॉस्पिटल्स ने अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी जो है रास्ता जो पहले मुश्किल होता था व्हील चेयर्स के लिए बनाया है, बैंक्स में किया है। लेकिन एक मेरे ख़्याल में एक हमारा थोड़ा-सा अ जो डिसेबिलिटी की डेफ़िनेशन है ना, उसको पहले समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम डिसेबिलिटी में ये समझते हैं कि जो एक व्हील चेयर पे बैठा है वो डिसेबल है, या अगर कोई माज़ूर वो है क्रोचेस उसके पास, तो वो अगर माज़ूर है। तो मेरे ख़्याल में उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने खुद भी कहा कि आपने जो है मीडिया में जो है काफ़ी पार्टिसिपेट किया, और आपने पौधा के प्लेटफॉर्म से ही आपको ज़्यादा जो है लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया, स्पेशली मीडिया ने। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने कहाँ तक जो है वो पॉलिसी लेवल पे या गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में कहाँ तक अपने जो है वो बातें पहुंचाई हों, उसमें आपका क्या रोल हुआ हो, मतलब थोड़ा सा जो अच्छी चीज़ें हैं या कोई आपको जहाँ पर अच्छा भी आपके साथ सलूक हुआ हो वो भी थोड़ा सा हमें उस पर भी हाईलाइट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट 10 ईयर से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अगर 10 ईयर्स को पीछे चले जाओ ना, तो उससे अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस, मतलब ऑब्वियसली हम लोगों ने काम किया है, चीजों को लेके चले, तो आज लोगों को समझ आ रही। तो अब तो बहुत सी जगहों पे रैंप आ रहे हैं, इवन के लिंक रोड पे मैंने खुद डिफरेंट बैंक्स और डिफरेंट जगहों पे मैंने रैंप खुद बनवाए हैं। इवन के ये मैदान बैंक पे रैंप नहीं होता, तो वो चीजें ये नहीं है। अब बहुत सी जगहों पे अब मुझे चंबा में बुलाया जाता है, मैं कल परसों चंबा में थी। उसके बाद मेरी लास्ट वीक हुई है मीटिंग, हुई है यूएन, हमारे जो रिकमेंडेशन है ना वो यूएन, वहां पे मुझे बुलाया गया यूनिवर्सिटी में। तो हमने अपनी रिकमेंडेशन दी है जो कि यूएन है, कि किस तरीके से हम, मतलब विदाउट एनी गवर्नमेंट, हम चीजों को लाइन अप कैसे करें। क्योंकि वही बात है कि गवर्नमेंट ने तो जो करना है, अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो रिकमेंडेशन आई थी यूएन की तरफ से कि आप बताएं हम चीजों को किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। तो वो हमारा बहुत अच्छा रहा था। काफी सारी माइंड में जो जो चीजें थी वो हमने वहां पे हाईलाइट की है। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। आगे जैसे जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म आते हैं, मेरी तो हमेशा बात राइट्स के हवाले से ही होती है, चाहे वो पौधा की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो चैम्बर की कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो। मेरी हमेशा ये लॉज के हवाले से, और हमेशा बच्चों के लिए जॉब के हवाले से, और एक्सेसिबिलिटी। देखिए, जब तक एक्सेसिबिलिटी नहीं ना होगी, तब तक बहुत से काम हम नहीं कर सकते। मैं अपने घर से स्कूल कॉलेज तक कैसे जाऊंगी जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं है? मैं अपने घर से अपनी जॉब तक कैसे जाऊंगी जब तक ट्रांसपोर्ट नहीं? तो इस टाइम मुझे लगता है पहला टारगेट जो है ना, वो हमारे ट्रांसपोर्ट। सेकेंडली, आपने जो कहा है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी सिर्फ हमारे माइंड के अंदर है। हम फिजिकली तो डिसेबल है या नहीं है, जिस दिन हमारा माइंड खुल गया ना, उस दिन शायद हम कुछ कर। डिसेबिलिटी हमारी सोसाइटी के अंदर, डिसेबिलिटी हमारी एनवायरमेंट पे है। एनवायरमेंट को हम एक्सेस दे देंगे ना, तो वो यार नॉट डिसेबल, ठीक है।
अब ज़हरा एक घर बनता है, वो घर किसके लिए बनता है? वहाँ हम पैदा होते हैं और वहाँ ही हम मरते हैं। उसमें कितनी स्टेजेस आती है, आपका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपके साथ कोई इश्यू भी हो सकता है, आपने वहाँ पे बुरा भी होता है। बुरा होते हो तो डिफरेंट चीजें आती है, या तो आप क्लच पे आ जाते हो या आप व्हील चेयर पे आ जाते हो, तो क्या आप अपने माँ बाप को डिसेबल कह दोगे? मतलब हमारी, मैं कहती हूँ हम लोग इस सोच से कब बाहर निकलेंगे? कहा ना कि अपने पेरेंट्स को कह दो व्हील चेयर पे बैठ, अल्लाह माफ करे ना, डर मारता है इतनी, अल्लाह माफ करे, ये अल्लाह माफ करे, व्हील चेयर कोई छूत की बीमारी है? बहुत अच्छा चले। अब ये जो वॉशरूम में जो इंग्लिश सीट लगती है, पहले मेरे वॉश घर में ना इंग्लिश सीट नहीं थी, लोहे की सीट बनवाई थी, उसे बिठाते थे, फिर वो इंग्लिश सीट लगी। अब वो सिर्फ आशा नहीं यूज करती, पूरा घर यूज करती। तो अब क्या सारे डिसेबल है? चीजें सिर्फ हमारी सोच का पार्ट है, चीजें कोई भी इतनी बड़ा इशू नहीं है। बात ये, घर बनाएंगे, बाहर अलग स्टेज होंगी, अंदर अलग होगी, बेसमेंट अलग होगा, टीवी लॉज नीचे होगा, कमरे ऊंचे होंगे। एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया, लड़की नहीं थी, औरत थी, कहती मैम आज मुझे एक बात रियलाइज हुई है। मैंने कहा क्या? कहती है मेरे वाले साहब ना जब बूढ़े हुए ना तो वो आगे व्हील चेयर, और हमें इतना मुश्किल होता है उन्हें घर के अंदर ही मूव करना। मैं कहा क्यों मुश्किल होता है? मैम हर जगह पे स्टेज है, टीवी लॉन्च नीचे है, कमरे ऊंचे हैं, फिर आगे है, फिर बाहर से उतर। कहती है वहां पे जाके मुझे आपकी बातें याद आई है कि आप बिल्कुल ठीक कहती है कि हम घर बनाने के टाइम ये नहीं सोचते कि इस पे हमारी कितनी स्टेजें आनी है, और यहाँ ही हमने पूरा भी होना। तो मतलब नाउजुबिल्ला ऐसे हम लोग ना खुद को समझते हैं कि कोई अल्लाह से एग्रीमेंट करके आए कि जैसे आए तो ऐसे ही वापस आएंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे अपने कम्युनिटी के अंदर ऐसे ऐसे केसेस है, चलते चलते बंदे बैठ गए। जिस दिन हमने अपने दिमाग को खोल लिया ना, मुझे लगता है उस दिन हम कम जी रहा। जी आयशा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे समाजी तासुबात को ख़त्म करने के लिए सिर्फ मीडिया या तालीमी इदारों या बाकी जितने भी इदारे मौजूद हैं उनको नहीं सिर्फ करना चाहिए, हमें बल्कि इनफरादी तौर पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक आगाही और शऊर लेकर आएँ। और आप सही कह रही हैं कि हमें ज़्यादा जो है ज़रूरत है वो अपने जहन को जो है वो खोलने की ज़रूरत है। ये एक वर्ड है जिसको हमने मुश्किल बनाया हुआ है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि हमें काफ़ी हमारी जो रूरल वुमेन ख़वातीन हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है आज, और वो पाकपतन से भी हमारे पास मौजूद है, हैदराबाद से भी है, जैकबाबाद से भी है, भावलपुर से भी हैं। मैं अब चाहूँगी कि अगर इनमें से किसी ने कोई सवाल करना है तो वो आयशा हमारे पास मौजूद हैं, कोई सवाल करें, या अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से या अपनी कम्युनिटी के हवाले से या किसी और भी इंफॉर्मेशन के हवाले से कोई चीज़ शेयर करना चाहती हैं तो। आप लोग अगर रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग दे सकते हैं। जी ज़रूर, क्योंकि जैसा आयशा आपने बताया कि अब आप जो है काफ़ी जो समाजी और फलाही इदारे हैं उनके साथ जो है वाबस्ता भी हैं और उनको रिकमेंडेशंस और पॉलिसी की चीज़ों पे भी काम कर रही हैं। अम, पाक वतन से रोहमा, आप कुछ बताएंगे कि डिसेबिलिटी पे जो है वो पाक वतन पे किस तरीके से काम हो रहा है, या आयशा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आप जिस पे काम कर रही हैं उसको आप किस तरीके से लेकर चल रही हैं? अगर उसको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो उस पे आप पूरे सब सूबों में से कैसे आप लोगों को लेकर चल रही हैं और आपने किन किन चीज़ों पे स्पेशली अभी तक काम किया?
अच्छा, बेसिकली जहाँ पे फाउंडेशन की बात आती है ना, तो अगर सच्ची पूछे ना, मैं इदारों के बहुत खिलाफ थी। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं कोई इदारा बनाऊं। तो क्योंकि तकरीबन 10 साल हो गए मुझे काम करते हैं। तो जब ये कोविड आया था ना, तो आपको पता है सारे आइसोलेट हो गए थे, सारे डिप्रेशन में चले गए थे कि जी घर से बाहर। तो हमारे जैसा बंदा तो वैसे ही, मैं कहती हूँ मुझे कोई 2 दिन घर में बंद कर लेना, तीसरे दिन वैसे ही मैं पागल हो जाती। मैं कहती हूँ अल्लाह अपने गाड़ी को साला मारती बाहर निकल जाती हूँ। तो वो जब आया कि जी अब घर से बाहर नहीं निकला, बंदे मार जाएंगे ये, तो मेरे माइंड ने कुछ प्रोजेक्ट जो पेंडिंग थे ना, मैंने उन पे काम शुरू कर दिया। उनमें से मुझे कुछ सीनियर्स ने कहा था कि बेटा जो आप कर रहे हो ना, वो आज तक किसी ने, विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी कंपनी, तो बेटा आप कोई प्लेटफॉर्म करो जिससे आप ये काम कर सको। तब पे मैंने इसको अनाउंस किया था जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन को। और इसको बनाने का मकसद ही यही था कि मेरा ओवरऑल तो कम्युनिटी भी फोकस होगा, और जो बेसिक जो फोकस है ना, वो है वुमेन विद डिसेबिलिटी। क्योंकि जो इशू वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ है ना, वो जो है ना, जो मर्द हजरात है ना, उनके साथ भी उतने मसले नहीं है जितने औरतों के साथ होते हैं। तो ऐसा क्या कहते हैं, वुमेन विद डिसेबिलिटी, मैंने उन चीजों को फेस किया। फिर मैंने कहा मैंने इन्हीं चीजों के ऊपर काम किया। अब उसके अंदर जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन का एक तो राइट से बात होती है, दूसरी उनको एम्पावर कैसे करना है। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि एजुकेशन एक अलग चीज है, विदाउट एजुकेशन बहुत बड़ा एक बैरियर है। उनको मैं एम्पावर ऐसे करती हूँ कि उन्हें सिलाई मशीन दे दी, या वो जो कर सकती है ना उनके रेलिवेंट उन्हें चीज प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि वो खुद भी खाए और अपने घर में रखें। देखिए मैं किसी दिन किसी को 2 दिन खिला लूंगी, 3 दिन खिला लूंगी, बट मैंने लोगों को मांगने वाला नहीं, लोगों को देने वाला हूँ। तो जितनी मेरी जिंदगी रही इंशाल्लाह, ओवरऑल मैं राशन पे भी काम करती हूँ, मैं ये स्किल्स पे भी काम करती हूँ, मैं एम्पावरमेंट पे भी काम करती हूँ, और मैं राइट्स होती हूँ। ये कोई हैंड रेस कर रहे हैं, आई थिंक इन्होंने कुछ कहना है। हमारे साथ पहले हाथ खड़ा किया सुमेरा ने, फिर मैं नबीला की तरफ आऊंगी। सुमेरा, आपका कोई सवाल है तो बताइएगा। अनम्यूट करें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आयशा। मेरा बेसिकली सवाल नहीं है, लेकिन अगर हम पर्सनल डिसेबिलिटी की मूवमेंट को देखें तो जाहिर है आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, आपकी एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ग्रेजुअली बड़े सिनेरियो पे देखें तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मुल्तान की, तो यहाँ पर्सनल डिसेबिलिटीज के जो फोरम है वो बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। और जो मुझे महसूस होता है अब तक, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी सबसे पहली चीज है। जो आपका जो माहौल है अगर वो एक्सेसिबल होगा तो आप अपने पर्सनल डिसेबिलिटीज को इस काबिल बना सकते हैं कि वो आपके साथ जिंदगी के मामूलात में शामिल हो सकें, बाकायदगी से चीजों को कर सकें जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो बेसिकली हमारा सिस्टम डिसेबल है, हमारे लोग डिसेबल नहीं है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो इनका इंक्लूजन है। जब तक आप इन्हें इंक्लूड नहीं करते अपनी तमाम चीजों में, खास तौर पे पॉलिसी मेकिंग में, तब तक आप, जब जिस बंदे को तकलीफ है वो बेहतर बता सकते हैं कि इस तकलीफ का हल क्या है। गवर्नमेंट की तरफ से खास तौर पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें पिछले दिनों ये अनाउंस हुआ कि रैम्प्स बनाई जाए, नई जो भी बिल्डिंग्स हो उनमें रैम्प को लाजमी करार दिया गया।
لیکن بعض جگہ پہ ہم نے آبزرو کیا کہ وہ اتنی فضول بنی ہوئی ہیں کہ وہ ویل چیئر یوزر بندہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا. وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ بتانے والا وہ نہیں ہے جو اس کو استعمال کرنے والا ہے. تو لیکن ظاہر ہے ہمیں ایفرٹ کرنی ہے بہتری کے لیے، کوشش اپنی جاری رکھنی ہے، اور میری بہت سی دعائیں آپ کے لیے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سمیرا. کافی انفارمیٹیو آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ کا ہمیں پرسپیکٹیو دیا. اب ہمارے ساتھ ہے نبیلہ. مجھے آ، ایک زہرا، میں ان نب- کے سوال کا جواب دینا جی چاہوں گی. سمیرا، آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں، اور جو آپ نے ریم کی بات کی ہے نا، ان کو ریم کا اسٹینڈرڈ نہیں پتا. یہ بناتے ہیں بچے کی سلائڈ، انہی چیزوں کو. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں یہ جو لاز آتے ہیں نا، آپ وہاں پہ جب تک پرسن ود ڈسبلٹی کو بلاؤ گے نہیں، ان کو انوالو بھی نہیں کرو گے، آپ کو کیا پتا کوئی سی چیز کیسے ان کو چاہیے. اب یہ جو ہمارے لیے یہ جو ایک ڈموسلا ریم بناتے ہیں، یہ خود ویل چیئر پہ چلے نا اور ان سے اترے. میں ان کو دیکھتی ہوں یہ کیسے اتر کے دکھاتے ہیں. تو چیزیں وہ ہے. اور سیکنڈلی آپ نے کہا ہے کہ وہاں پہ بہت ادارے کام کر رہے. کائنڈلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، اور یا تو آپ مجھے ان باکس کریں، اور کیا وہاں پہ لوگوں کو جاب مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، یہ بھی مجھے بتائیے گا. تھینک یو. جی سر. جی تھینک یو نبیلہ. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ فار اٹینڈنگ دس سیشن. آپ بھی جو ہے ارلی میرجز پہ کام کر رہی ہیں، تو کائنڈلی ہمیں بتائیے کہ جو آپ کا کام ہے 41 ڈسٹرکٹس میں، وہ کس طرح امپیکٹ کرایا فار دا پرسن ود ڈسبلٹیز. اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بہت شکریہ عائشہ کا کہ انہوں نے ہمیں انلائٹن کیا کہ جو ہمارے بہن بھائی کسی قسم کی جسمانی یا اس طرح کر کے جو کوئی کمزوری ہے اس کو جو فیس کر رہے ہیں، ان کو جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت کم ہے. اور میرا ایک ہے، لیکن وہ بعد میں آپ جواب دے دیجئے گا. لیکن میں پہلے تھوڑی سی بات کر لوں کہ کہیں پر آپ نے یہ جو ریمپ ہوتے ہیں ان کی کوئی اسپیسیفیکیشن دیکھی ہو کہ کس طرح کی میئرمنٹ ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس کا نالج نہیں ہے. کیونکہ میں نے ایسے ایسے ریمپ دیکھے ہیں نا کہ وہ بالکل اتنی شارپ سلوپ ہوتی ہے کہ آپ جو لوگ ہیں وہ ایون ویل چیئر والے بندے کو بھی جو ہے نا اوپر لے کے جانے کی جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں یا ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ان کو نہیں آتی. عموماً اس کا وہ منہ نیچے کی طرف کر دیتے ہیں اور خود پیچھے ہوتے ہیں تو خود بھی گرتے ہیں، اور جو ویل چیئر والا بندہ ہے اس کو تو جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ الگ ہے. ایون میں نے جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی آبزرویشن میں شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم نے بی ایچ یوز وغیرہ میں بھی کافی کام کیا ہے، لیکن جو بیسک ہیلتھ یونٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر جو ہمارے پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے کسی قسم کی سہولت یہی ہے کہ ریمپ ہو، کہ جو کم از کم وہاں تک پہنچ جائے تو اس کو آگے سے علاج معالجے کی سہولت مل جائے. وہ نہیں ہوتی، اور میں نے ریمپ تو دیکھا بھی نہیں ہے. پاکستان میں کچھ بہتر کام ہوئے ہیں، کوئی لا وغیرہ بھی بنے ہیں. 1981 کا بھی ایک لا ہے امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن کا، لیکن یہ کہ انفورسمنٹ بہت ویک ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈس ایبلٹی کا جو ڈیٹا ہے نا وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھے ریلائبل اعداد و شمار نہیں ہے کہ ہم حکومتی سطح کے اوپر ان کی ترویج کر کے اس کے حوالے سے پالیسی کے لیے ایڈوکیسی کی ایفرٹس کر سکیں. ہمارے ملک کے اندر بے شمار بندہ ہے، ایک تو وہ ڈس ایبلٹیز ہیں نا جو کہ پیدائشی ہیں، لیکن بے شمار ایسی ڈس ایبلٹیز ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آتی ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری بیماریاں جو ہیں جب فیس کرتے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کے اندر ڈس ایبلٹی کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بے شمار حادثات ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں حادثات سے مرنے والے اور اس کے نتیجے میں
जो बंदे किसी किस्म की जिस्मानी माजूरी का जिनको सामना होता है वो बहुत ज्यादा हैं। हम तकरीबन बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं, एक दो दिन खबर आती है, मरने वालों को तो फिर भी कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन लोग जिनको किसी ना किसी जो जिस्मानी माजूरी का सामना करना पड़ा है उसके हवाले से डाटा नहीं मिलता। इसी हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये भी देखने की जरूरत है कि जैसे अभी बेशुमार डिजास्टर आ रहे हैं, तो हमारे जो लोग हैं जिनको किसी ना किसी किस्म की जो जिस्मानी माजूरी का सामना है, उनके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है। यानी कि किसी हवाले से उनके हवाले से बात नहीं की जाती कि ये जो अभी के हालात इमर्ज कर रहे हैं उसके अंदर उन लोगों के लिए क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और बुनियादी तौर पर ये है कि डेफिनेटली जैसे आयशा ने कहा है कि हमारे जो रवैये हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं, क्या कहना चाहिए, डिस्करेजिंग हैं। जो देखिए हम अभी भी जो है ना इस लेवल के ऊपर बिहेव करते हैं कि ये मोटा है, ये काला है, ये वाइट है, ये वो है। अभी भी हम बहुत सारे डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनको किसी ना किसी जिस्मानी माजूरी का सामना होता है। तो जहाँ पर सोसाइटी की तरबियत की जरूरत है उसका तो बेपनाह उसका स्कोप है कि वो करने की जरूरत है कि हम लोगों को सिखाएं कि उन्होंने इवन एक जो बंदा व्हील चेयर पे है या किसी किस्म की जिस्मानी उसको तकलीफ है तो उसको देखना कैसे है। हमें तो देखना भी नहीं आता कि हमने उनको देखना कैसे है, क्योंकि हमारी नजर के अंदर भी इतनी चीजें होती हैं कि हम उससे ही उनको काट दें या उनका जो हौसला है उसको हम तबाह कर दें। तो जो सोसाइटल लेवल के ऊपर बदलने की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है लॉ के हवाले से। और अ, जो सोसाइटी है उसको तो लामहला ये 90-80 की वो क्या होता है, पूरी तरह से ओवरऑलिंग की जरूरत है कि हमारे जो रवैये हैं वो बेहतर हों। तो ये बस वही कि कहीं पे आपने कोई स्पेसिफिकेशन देखी हो रैंप के हवाले से कि जी ये मेजरमेंट होगी, या कोई ऐसा इदारा जो कि गाइड करता हो, क्योंकि इवन लोगों को ये भी नहीं आता बनाना जहाँ पे वो इवन जो जहाँ पे वो हेल्प आउट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं हम कि हम कुछ किसी तरीके से कोई मदद कर सकें, तो उनको मदद करने का भी नहीं पता कि उसको हमने किस तरीके से करना है। तो आयशा का एक दफा फिर बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमारी तवज्जो जो है वो बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट मसाइल हैं उसकी तरफ दिलाई है, और उन्होंने हमें बताया है कि कितनी जरूरत है कि हम इस हवाले से काम करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नबीला, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोग याद रखते हैं। जो आप उसका कह रहे हैं ना रैम का स्टैंडर्ड, देखिए ये डिफरेंट होता है। अब किसी जगह पे कितनी ऊंचाई होगी, किसी जगह पे कितनी, फिर भी इसका स्टैंडर्ड जैसे ही मुझे अपडेट हुआ तो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। तो बट बात अगेन वही आती है कि जब तक आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को इन्वॉल्व नहीं ना करोगे तो यू नेवर नो कि व्हाट दे नीड। आपको पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए, उनकी बेसिक नीड क्या है, उनको कैसे लेके चलना है, उनको कितनी रैम्प चाहिए, किस तरह उनको वॉशरूम का कितना डोर चाहिए, वॉशरूम में क्या उनको एक्सेसिबिलिटी चाहिए। ये चीजें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करोगे। हम लोग हर जगह पे हम यही टक्कर मारते हैं कि खुदारा इनको इन्वॉल्व किया जाए। बहुत एजुकेटेड पर्सन हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं, बहुत वेल मतलब ट्रेंड लोग बैठे हैं, तो वाई नॉट। कितना को मैं कह दूं क्या वो नाउजुबिल्ला क्या कर देंगे। उल्टा मैं कहती हूँ आपके इदारे ज्यादा एम्पावर होंगे कि उन्होंने पर्सन विद डिसेबिलिटी को रखा है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती। जिस दिन आप इंक्लूजन ले आएंगे ना, मैं कहती हूँ आप देखें हमारे पाकिस्तान की तरह तरक्की चीज आ रहा।
सो मच। बहुत ज़्यादा अहम जो है नुक्ता पिक जो है वो बात हुई है, स्पेशली डेटा। और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से आयशा बताया कि किस तरीके से रैम को जो है और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारी सबकी फेवरेट जो है हमारे साथ मिस नहीदा भी चकवाल से इस वेबिनार को ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम मिस नाहिदा की जो है वो से पूछें कि उन्होंने इतने ज़्यादा ये वेबिनार्स किए हैं और उन्होंने खुद वो माशाल्लाह से उन्होंने इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मिस नाहिदा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलें मिस नाहिदा जब तक हमें ज्वाइन करती हैं, एक आयशा मेरा भी आपसे एक सवाल है। अभी नबीला ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं जो डिज़ास्टर पे है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई इस पे कोई काम नहीं हो रहा, या किस सतह पर काम हो रहा है? क्योंकि अभी तो एक हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल एक जो अ, मतलब आप कहते हैं डिसेबल नहीं है या बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो किस किस हवाले से जो है जो अभी जो डिज़ास्टर्स आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह आ रहे हैं, मौसमियाती हों या दूसरे, तो देखिए नबीला, ये जो लास्ट टाइम जो सैलाब आया था और सारा कुछ हुआ था, खुदा गवाह है कि इतना गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया जितना हमारे इदारों ने सपोर्ट। गवर्नमेंट फेंकती थी ऊपर से खाना, जो कि मोस्टली वेस्ट होता था, नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। और उस टाइम पीरियड में जितनी प्रेग्नेंट वुमेन, जितनी फीमेल, जितनी वुमेन विद डिसेबिलिटी को इश्यूज आए ना, आपकी हमने फिर क्या किया, डिफरेंट इदारों ने स्पेशली वुमेन की जो बेसिक नीड की चीजें ना, हमने उन्हें वो प्रोवाइड किया। अब ये काम गवर्नमेंट के थे, जो कि इदारे वाले का, तो चीजों को लाइन अप करना, चीजों को लेके चलना और चीजों को तरीके से लेके, आपने मुझे पूछा आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे काम करती है, और मेरे जो अवेयरनेस सेशन जाते हैं, मेरी जो चीजें जाती है, वो ओवरऑल देखी जाती है, वो इंटरनेशनल लेवल तक देखी। उसके बाद रमजान में पूरा रमजान मेरी राशन ड्राइव चलती है, वो लाहौर में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लाहौर। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे सफेद पोश मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, वुमेन विद डिसेबिलिटी, जो हर बंदे के आगे हाथ नहीं फैला रही, उनकी प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, और उनके बगैर कहे मैं पहले उनको देखती। मैं कहती हूँ हम लोगों के यहाँ ना जो हकदार है वो पीछे रह जाता है, और जो दूसरा वो आ गया। तो इस तरीके से अल्लाह जितनी तौफीक देता है, तो मैं डिफरेंट लोगों तक पहुंची। जी सारा मैं इतना ही लगता नहीं है। सॉरी, मुझे तो नहीं बुलाया आपने? आवाज नहीं आ रही मुझे। जहरा म्यूट। जी सॉरी, मेरा म्यूट था मैंने जी, आप कहा सही कह रही मेरी एक हैं। दरमियान में छोटी सी कॉल आ गई थी, इसलिए सॉरी, मैंने थोड़ा सा सुना नहीं। मैंने कहा आपने कहीं पे मुझे तो नहीं बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। जरा आपका माइक बंद है। जी सॉरी, वो थैंक यू नबीला, थैंक यू सो मच। आप अगर हम आपको दोबारा लेकिन बुलाएंगे ज़रूर। अभी हमने आपको दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन आपको दोबारा बुलाने का ज़रूर सोच रहे हैं।
وہ آپ السلام علیکم ناہیدہ نبیلہ، بول رہے تھے نا، تو میں نے کہا کہیں نبیلہ بھی نہ ہو کہیں درمیان میں. بالکل وہی بول رہے تھے بالکل. ناہیدہ کو بلایا ہے تو نبیلہ بول پڑی ہے، تو ایسے ہی ہے. کیسے ہیں آپ چلیے سب؟ شکر ہے خیریت مس سے؟ ناہیدہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. تھینک یو سو مچ مس ناہیدہ ہمیں جوائن کرنے کا. بہت شکریہ زہرا. اتنے اچھے طریقے سے آج کی جو اسپیکر ہیں وہ اسپیشل ہمارے ساتھ بسنے والی جو بہنیں ہیں ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، خاص طور پہ ابھی جو اب پاکستان کے اندر حالیہ جو بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ان کی ضروریات کو. اور ایک اہم چیز یہ کہ آج جیسے میں بھی الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں تھی چکوال، تو وہاں بھی جو اس وقت کا اس مہینے کا جو الیکشن کمیشن کا بھی ایجنڈا ہے اس کے اندر جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کی انکلوژن شناختی کارڈ رجسٹریشن کے حوالے سے اور پھر ووٹر رجسٹریشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. اس میں ہم نے یہی کنسرن ریز کیا کہ جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں اور خاص طور پہ ویمن ود ڈسیبلٹیز بھی ہیں، تو ان کی بنیادی کام تو ان کی بہت سی جگہوں پہ ڈسیبل لوگوں کی رجسٹریشن کو ہی نہیں انشور کیا جاتا فیملی کی طرف سے بھی. اور اگر برتھ رجسٹریشن ہو گئی ہے تو آگے اگر آپ نے ان کا ڈسیبلٹی والا کارڈ بنوانا ہے تو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کا جو پروسیس ہے اس کو کرنے کے لیے بے شک آن لائن بھی فارم وغیرہ فل اپ ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں آنا ہوتا ہے. تو چکوال میں یہ پرپوز کیا جا رہا تھا کہ جو سول سوسائٹی کے ممبران ہیں وہ اگر ایک یونین کونسل سے انہیں 10 لوگ بھی ود ڈسیبلٹیز مل جاتے ہیں تو کوئی ایک دن نادرا 10 لوگوں کی موجودگی پہ بھی ود ڈسیبلٹی پرسنس کی موجودگی پہ بھی اپنی موبائل رجسٹریشن وین ان کی رجسٹریشن کے لیے جی تھینک یو سو مچ ناہیدہ. کافی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ سول سوسائٹی کو ممبران کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنی تجویز میں شامل کر رہا ہے. ایمن آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ سوری میں پہلے عائشہ کی طرف جاؤں گی. عائشہ آپ کے اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی یا کچھ؟ یار الیکشن کمیشن بھی میں بیٹھی ہوئی ہوں، وہاں بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں جو کہ میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا ہے کہ پراپر ان کو کوئی ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جہاں پہ ڈور ٹو ڈور سروے کیا جائے اور ڈور ٹو ڈور جا کے ڈیٹا لیا جائے، تب شاید ہم اپنی ایکوریٹ تعداد کی طرف پہنچے. جی جی ایمن آپ کا کوئی سوال تھا؟ السلام آپ کی علیکم. آواز. وعلیکم السلام السلام. علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 زارا تھینک یو سو مچ. ایک تو آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ سے اچھا ہے کہ ہم پی ڈبلیو ڈی کو بھی کور کر رہے ہیں. دوسرا میرا کوئی کوشچن نہیں تھا، بس میں اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا چاہوں گی. جب بھی ہم میٹنگز میں جاتے ہیں یا کسی آفس میں بھی چلے جاتے ہیں، ہوٹلز وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، تو اسپیشلی پی ڈبلیو ڈیز کے حوالے سے یہی ہوتا ہے. ایک تو ان کو آفس میں انٹر ہونے میں ایشو آتا ہے، ان کی ویل چیئرز جو ہیں ان کے دروازے اس طرح کے بنائے نہیں گئے ہوتے ہیں کہ وہ انٹر ہو سکیں، دروازوں سے ویل چیئرز انٹر ہو سکیں. دوسرا پلس پوائنٹ، اسلام آباد میں ہم رہتے ہوئے انفارچونیٹلی یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز جو ہیں ان کے انٹرنس کی ہم بات کریں تو وہاں سے بھی وہ ویل چیئرز پراپرلی گزر نہیں سکتی، اور واش رومز میں جب وہ انٹر ہونا چاہتی ہیں تو واش روم کے دروازے بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. تو گھر تو دور کی بات ہے، گھروں میں بھی تو مطلب ان کا بھی اسٹرکچر ایسا ہی ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ہمیں سول سوسائٹی کو اور گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو مل کے اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیے، یا پھر مطلب اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ جو اسٹرکچر یا پھر گھر جب ڈیزائن ہوتے ہیں تو ان کی انٹرنس یا پھر ان کے دروازے جو ہیں واش رومز کے بھی گھروں کے بھی، ان کی انٹرنس کو پراپرلی ڈیزائن کیا جائے. پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے بھی ان کے لیے ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. ایمن میرا آپ سے ایک سوال ہے، تھوڑا سا آپ اس کا سب سے بہتر ہمیں بتا سکتی ہیں. یہ جو ہم لوگوں کی عدالتیں ہیں یا ہم لوگوں کے جو بھی عدالتی نظام ہے،
اس میں کس حد تک جو ہے اس چیز پہ پرسن ود ڈسیبلٹیز پہ کام ہو رہا ہے، اور مطلب اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے لا کی نظر میں؟ دیکھیے اگر لا کی نظر میں دیکھا جائے تو لا تو کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اکول ہے، چاہے وہ میل ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی ہو، چاہے وہ ٹرانس ہو. تو لا کے اکارڈنگلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو لا کی نظر میں ہر کوئی سٹیزن جو ہے وہ اکول ہی مطلب فال کرتا ہے. تو جو آپ جیسے جاتی ہیں، آپ کا اوبیسلی چکر لگتا ہے جو تو آپ نے کبھی دیکھا کہ کتنی خواتین وہاں پر جو ہیں وہ ڈسیبل ہمیں وہاں پر نظر آتی ہیں، یا وہ کس طریقے سے جو ہے یہ اس والے شعبے کو لے کر اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، یا ان کے لیے آپ خود بتا رہی ہیں جیسے ہمارے پاس ایک کافی مضبوط لا جو ہے اس کی موجود ہے، تو ادھر ادھر کس حد تک اس پہ جو ہے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا کام ہو رہا ہے؟ لائک اگر آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ زیادہ اگر میں کورٹس کی بات کروں تو وہاں پہ بھی مین ایشو یہی آ رہا ہے کہ مطلب پرسن ود ڈسیبل وہاں پہ آتے ہیں تو ان کو ویل چیئر کی ایکسس پراپر نہیں ہے وہاں پہ بھی. ٹھیک ہے، جب وہ کورٹس میں آتے ہیں تو ان کی ویل چیئر کو 2 لوگ اٹھا کے مطلب انٹر کروا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر پراپر وہ اسٹیئرس جو بنی ہوئی ہے وہاں پہ اسٹیئرس بنی ہوئی ہے، ریمپ نہیں بنا ہوا جس سے ویل چیئر جو ہے وہ اوپر آ سکے. تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی ایشوز، میں پھر یہی کہوں گی کیپٹل میں یہ حالات ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کس طرح سے چل رہا ہوگا. وہاں پہ تو پھر اور زیادہ مشکل ہوگا. اچھا، میں یہاں پہ آپ سے آئی تھنک آپ کا نام ایمن ہے، تو آپ اگر کس ڈپارٹمنٹ سے آپ پاس آ رہی ہیں؟ عائشہ میں لائر ہوں. لائر ہے نا. دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، ماشاء اللہ آپ آئی ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لاز آتے ہیں تو یہ لاز پہ قانون کہاں پہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. مطلب آپ خود ابھی کہہ رہی ہے عدالت میں ایکسس، باقی تو چیزیں پھر بہت بڑی گیم ہے. تو جب ایک بندہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو فیسلٹیٹ نہیں کر رہا تو باقی ہم نے کسی سے کیا امید رکھی ہے؟ آپ نے بھی کہا ہے ایکول کہنا اور ایکوالٹی دکھانا، ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. دیکھیں ہم بولنے کو تو بہت کچھ، ایگزیکٹلی عائشہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی لا بنتا ہے ڈرافٹنگ والے سٹیج پہ ہی ہم کہتے ہیں کہ ہر لا جب ڈرافٹ ہوتا ہے تو اس میں پرسن ود ڈسیبل اور ٹرانسجنڈر کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے یہ 2 ایلیمنٹس ہم جن کو کہتے ہیں یہ جو گروپس ہیں وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. ان کی بھی جو چیزیں ہیں ساری لاس کے اندر کور ہو جائیں. ایک پی ڈبلیو ڈی کے کیا ایشوز ہیں ایک نارمل انسان جو ہے اس کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. میں ہر دفعہ جہاں پہ بھی بات کرتی ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ بات انشور کرواؤں کہ وہ اپنے لاس میں ڈرافٹنگ والی سٹیج پہ ہی پی ڈبلیو ڈیز کو اور ٹرانس کمیونٹی کو انوالو رکھیں. بالکل. دیکھیں جب تک انوالومنٹ نہیں نہ آئے گی تو آپ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مطلب ہمارے لیے یہ جو لاز ہے نا، اس جسٹ آف پیپر، میں نے کہا یہ ایک ردی کے پیپر ہے. جب تک ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہ ہمارے کسی کام کی. قانون ہمارا اٹھ جائے اللہ کرے. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ میری ابھی آگے ان کے ایل ڈی اے والوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور ان سے میں نے کہنا ہے کہ ایکسیسیبلٹی کا لا میں نے لے کے جانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ بلڈنگ کو جب اپروو کرتے ہیں آپ کیسے کرتے ہیں وداؤٹ ایکسیسیبلٹی. تو ان چیزوں پہ بھی میں نے ابھی اگلا میرا ٹارگیٹ یہ ہے. اور کچھ ٹرانسپورٹ ہے ان کے اداروں میں میں نے جا کے اگلا ٹارگیٹ کرنا ہے. تو یہ بڑی میں آپ سے یہی ہیلپ چاہوں گی کہ ہمیں لاز نہیں چاہیے، ہمیں امپلیمنٹیشن چیز.
थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ नसरीन सवाल पूछना चाह रही भावलपुर से। जी नसरीन बताइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिस ज़ाहरा साहबा, बहुत अच्छा टॉपिक है और मोहतरमा आयशा साहबा ने बहुत ही डिटेल में हमें ये बताया। आपको मैं एक छोटी सी मेरी राय भी कह ले, लेकिन उसमें हमारी तवज्जो भी चाहिए। जितनी भी हम बात कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, या अब जब हॉस्पिटल या किसी भी ऐसा जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होता है उसका जब स्ट्रक्चर बनता है, जब उसकी प्लानिंग होती है, तो उसके अंदर रैंपिंग लाजमी होती है कि पेशेंट को लेके किस तरह जाना है, किस तरफ से जाना है। एक साइड से स्टेयर होंगी और दूसरी साइड से व्हील चेयर या स्ट्रेचर लेके जाना है। अब क्योंकि उसका जब नक्शा डिजाइन हो रहा होता है तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो होती है कि वहां पे एक बीमार बंदे ने आना है। इसी तरह जब हमारे पब्लिक ऑफिस बन रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बन रहे होते हैं, या हमारी एडीपी की जब स्कीमें बन रही होती हैं, जब उसकी अप्रूवल होती है, तो हमें ये इंतजामिया के साथ इस बात को यकीनी बनाना होता है कि वहां पे रैंप्स भी हों और वाशरूम जो है कम से कम 4.5 फुट का दरवाजा, 2 या 3 वाशरूम मखसूस होने चाहिए जिसमें व्हील चेयर आसानी से जा सके। अब मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमारे ये भी साथी होते हैं और हमारा एजेंडा भी बल्कि मैडम का टॉप एजेंडा होता है कि इनकी हवाले से हम जितनी भी बेटरमेंट की कोशिश करें। तो मैं बताऊंगी आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब भी कोई मीटिंग होती है तो हमें इस बात को, क्योंकि ये हमें हमारे उसका हिस्सा होना चाहिए, हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए, ना कि एज ए इंडिविजुअल हम कितनी कर सकेंगे, कितने ऑफिस में रैंपिंग करवा सकेंगे, क्योंकि सेल्फ हेल्प बेसिस पे ये काम करना नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है। ये हमें पॉलिसी का हिस्सा बनवाना है और जो इंतजामी अमूर जो हैं उनके अंदर जब हमारी जहां भी पार्टिसिपेशन हो, लाइक वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग में हैं या हम सोशल सेक्टर में हैं, तो हमें इस बात को यकीनी बनाना है। मैं अपने बहावलपुर की मिसाल दूंगी कि बहावलपुर के जो ऑफिस है, हेल्थ का ऑफिस था, वहां पे नहीं था, तो मैंने वहां पे सीओ को कहा, फिर उसके बाद सीओ ने थोड़ा सा वो किया, लेकिन मैंने फिर कमिश्नर से कह के वहां पे, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय भी थी, 2 एम्प्लॉय थी जिनको दुश्वारी होती थी, उन्होंने पहले एक स्टील की सीढ़ी की नुमा एक रैंप बना दिया जो कि वो नाकाफी था, उसके अंदर फंस जाते थे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको हम पॉलिसी का हिस्सा बनवाएं और फिर इम्प्लीमेंट करवाएं। इसमें मुझे आप गाइड कर दें कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है या जो आपकी राय हो। थैंक यू वेरी मच। जी जी, बहुत जबरदस्त आपने बात की है। बात अगेन वही आती है कि लॉज आ जाते हैं, ये बिल्डिंग को अप्रूव कौन करता है? मेरी समझ तो ये चीजें बाहर है ना। अप्रूव इसीलिए हो रही है क्योंकि कानून नहीं है। कानून होता वो जाके बिल्डिंग को देखते, वो वहां पे जाके उसका सर्वे करते कि आया ये बिल्डिंग हमारे अकॉर्डिंगली बन रही है, क्या इसके अंदर एक्सेस मौजूद है, क्या इसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी की जगह है, क्या इसके अंदर वॉशरूम एक्सेसिबल है, क्या रैंप की जगह मौजूद है, रैंप का स्टैंडर्ड ठीक है। ये सारी चीजें ना अगेन हमें लॉ चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, देखिए जब टीएम में नक्शा अप्रूव करता है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी कमर्शियल सेंटर का, तो अगर पार्किंग का हिस्सा नहीं होता उसमें तो वो नक्शा अप्रूव नहीं होता। जब तक नक्शा बिल्कुल अप्रूव नहीं होता तो वो बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसी तरह जब बाकी ऑफिस के नक्शे बनते हैं या उसके डिजाइन होते हैं, तो जो उसकी फाइनल अथॉरिटी होती है वो इस चीज को भी जरूर देखें, और जब तक हम उनको सेंसिटाइज नहीं करेंगे वो इस चीज के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। आपको याद होगा कि बिल्कुल पहले खवातीन के ऑफिस में वॉशरूम का भी मसला बनता था, तो उसके ऊपर ऐसे हमने ही। कितनी कोशिश की कि खवातीन के वॉशरूम अलहदा होने चाहिए, उनकी नीड्स कुछ और हैं, मर्दों की नीड्स कुछ और हैं। तो इसी तरह रैंप के हवाले से भी हमें अपने लेवल पे नहीं, इंतजामिया के लेवल पे हमें ये बात को बहुत ज्यादा यकीनी कि नक्शा अप्रूव ही ना हो जब तक के वॉशरूम का साइज दरवाजे का बड़ा ना हो और उस बिल्डिंग का रैंप ना हो जो प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो, आरजी ना हो, प्रॉपर हो। पता है क्या, जिस दिन ये लोग पेन लेना शुरू कर देंगे उस दिन शायद हम लोग इंसान बने। ला इंशाल्लाह इलाहा मैडम कोशिश इल्लल्लाह करनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से हम
मुसलमान ही है। जिस दिन हमने अपनी इंसानियत दिखाई ना, उस दिन हम इंसान। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी सर। जी बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सदफ सवाल करना चाह रही, सदफ कीरियो, ये हमारे पास है, हैदराबाद से। सदफ, आपने एक पिक्चर भी शेयर किया है चैट बॉक्स में एक, तो आप इस हवाले से कोई बात करना चाह रही हैं, कुछ शेयर करना चाह रही हैं, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मैम? ठीक ठाक? कैसी हैं सब ब्यूटीफुल लेडीज? एक्चुअली ये हम कर रहे हैं अभी, ये हमें प्रोजेक्ट मिला है सिजावल में ना, ये स्टार्ट नेटवर्क वालों की तरफ से है। ये हम जो है ना असेसमेंट कर रहे हैं PWDS की, उसके उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो हमने असेसमेंट की थी, वहाँ पे बहुत सारी जो है ना सिजावल, हालांकि इतना छोटा सा है गांव, मगर वहाँ पे इतना जबरदस्त उन्होंने स्कूल बनाया हुआ है, और प्लस में उनकी इतनी अच्छी असेसमेंट है उनकी, वहाँ पे स्कूल्स में वहाँ बच्चे उनके लिए बड़ा जबरदस्त उन्होंने। हमारा आपने सुना होगा मोरड और मीर बहर, ये हमारी सिंध की एक बड़ी मशहूर कहानी है। तो वो एक था, एक क्या कहते हैं, जैसे वो पैरालाइज था, तो उन्होंने किस तरह से वो 6-7 भाइयों को उन्होंने बचाया था। फिर वो ऐसे एक यानी कि एक नॉर्मल बंदा इस तरह काम नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने किया, तो उनके नाम पे एक बड़ा वो उन्होंने बनाया हुआ है, एक क्या कहते हैं PWD के लिए बहुत जबरदस्त। तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि भाई ये बहुत मुश्किल है, असेसमेंट तो हो जाती है, मगर उस पे इम्प्लीमेंट, वो जो जिस तरह मैम ने अभी बड़ा बताया कि भाई हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, और ये तो एजुकेशन के हिसाब से जो एजुकेटेड है उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। मगर जब हम गांव में गए, ये मैंने अभी आपके साथ एक पिक्चर शेयर की है, यहाँ पे सब फैमिली के साथ यही हालत है। कोई सुन नहीं पा रहा था, कोई देख नहीं पा रहा था, कोई चल नहीं पा रहा था। आपको मैं बता नहीं सकती कि 2500 जो है ना हमने जो डिसेबल पर्सन हमने वहां से जो सिलेक्ट किए। फिर इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट मंथ जो होगा तो उनके लिए व्हील चेयर है, जो इक्विपमेंट, जो एयर पीस है, या जो चलने के लिए उन्होंने जो वॉकर्स दिए हैं, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। ये मैं जस्ट इसीलिए कह रही थी कि भाई जिनके घर में ना उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये हमने तकरीबन 3 दिन में ये कवर किया था हमने एरिया से जावल का। वहां पे भी बड़ी, ये गांव में बड़ा मसला है, शहर में इतना मसला नहीं है जितना गांव में। वॉशरूम का मसला है, वहां बैठने का मसला है, वो चारपाई पे किस तरह बैठे, किस तरह करे, बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह अपने जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, कैसे हम वहां तक हम अपनी चीज, वो बातें या हमारे अब जो थॉट्स है वहां कैसे शेयर करें। तो ये चीज जो हमारे सिंध में ना बहुत ज्यादा है, और हम पौधा पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे हमें बोलने का मौका भी दे रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने जो मसाले हैं यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़ारा, अब हमें आई थिंक वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं मुल्तान से, और वो भी ठीक है, मेरे अच्छा साथ। ज़रूर जी ज़रूर। बस मैं सदफ ने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की, और सदफ गुड लक टू यू। हम इंशाल्लाह आपका ये काम भी देखने आएंगे, और ये जो आपने एक दो चीज़ों की बात की है वो मैंने नोट कर लिया है। इंशाल्लाह हम पौधा के प्लेटफॉर्म से भी कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हो, हम जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी इन मुश्किलों को आसान कर सकें। एक बहुत अच्छा जो हमें एक हमारी लीडर वुमेन ने भी ज्वाइन करना था, बट वो आज ज्वाइन नहीं कर सकी, सकीना अफरीदी फ्रॉम फाटा डिस्ट्रिक्ट खैबर। जो हमने एक एलिमेंट अभी मैं मिस करी थी, वो था हम किस तरीके से जो है मेंटल हेल्थ पे या साइको सोशल हेल्थ पे जो है वो काम किया जाए, बोथ डिसेबिलिटी एंड सोसाइटल। क्योंकि जो हमें आज पे जिन्होंने ज्वाइन करना था वो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो मैं मेरा इस पे था। अब आयशा के पास थोड़ा सा टाइम अगर वो हमें दे सके और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में बता सकें कि स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट के हवाले से जो है वो किस तरीके से सिलेक्शन हो रही है और कितने मौके मिल रहे हैं। क्योंकि मैं अब देख रही हूँ कि कुछ एथलीट्स स्पेशली इन 2025 और ब्लाइंड क्रिकेट टीम वुमेन्स की भी है, इस तरीके से बहुत सी खवातीन आगे आ रही हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो रखा जा रहा है, तनाज़ा रखा जा रहा है कि मेन शहरों से ले लिया जाए, ये सबको वो मौके फराहम करें। तो आयशा आप बस मैं जानती हूँ कि आपके पास टाइम कम है, तो हम आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। और अच्छा बिल्कुल ज़ारा, हमारा प्रॉपर स्पोर्ट्स होता है सालाना,
बल्कि अभी लास्ट मंथ होना था, तो वो क्या कहते हैं, बारिशों की वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया, बल्कि लास्ट ईयर हुआ था। तो उससे हम डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग गेम्स रखते हैं और उनको एम्पावर किया जाता है, उन्हें मतलब बड़ा इंजॉयमेंट होता है वहाँ पे। प्रॉपर किट्स दी जाती है, शूज दिए जाते हैं, और जो जिस गेम में फिट होता है ना, उसको वही गेम में सिलेक्ट किया जाता है। तो स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे इंसान वैसे भी एक्टिव रहता है और सोसाइटी में भी एक्टिव रहता है। तो ये भी हम लोग साथ साथ रखते हैं। जी जी ठीक है, बिल्कुल सही। बस मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपका 1 मिनट आयशा, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे जो आज की वो आए हैं? कोई आप एक सजेशन देना चाहें, एक कोई आपका एक सजेशन वन? यही है कि मुझे आप कहेंगे ज़रा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सजेशन यही है कि आप मुझे देख लें डिसेबिलिटी के साथ, विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी इनकम सोर्स। मैंने इस सोसाइटी को बहुत कुछ दिया है, और हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी मौजूद होती है। खुद को खुदे, खुद को निखारे और खुद मुख्तार बने। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे, कोई भी आपको उठ के रोटी भी नहीं देगा। तो खुद बोले और अपने राइट्स के लिए बोले। जब तक बोलेंगे नहीं, आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। ये आपसे लेना ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है हम सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं, हमारे पास लीगल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ जो पहुँचाई जाए। बस मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अब हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो सारे अपने कैमरा जो है वो ऑन कर लें ताकि हम एक पिक्चर ले सकें। और अगर कोई भी अभी अपनी बात शेयर करना चाहता है तो साथ साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। वी जस्ट हैव 1 मिनट। कैमरे ऑन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हमें ग्रुप पिक्चर लेते हैं, ये हमारे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सॉरी सुमेरा, आपने बीच में दोबारा हाथ खड़ा किया था, बट आपसे थोड़ा बस सवाल लेना रह गया। आखिरी वक्त है तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुल्तान में अज़्म नौ के नाम से पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन विद डिसेबिलिटी का एक ब्रांड लॉन्च हुआ है स्टेट बैंक की मावनत से। और हम होपफुल हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे दोबारा गुजारिश है कि अगर वो कैमरा ऑन कर लें। और थैंक यू आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया और अपनी कीमती आगाहों से जो है हमें आगाह किया कीमती सजेशन से। तो इंशाल्लाह फिर हम आपसे नेक्स्ट वेबिनार पे मिलते रहेंगे, और इसी तरह आपका साथ हमें ज़रूरत होगी और ज्वाइन करते रहें। भावलपुर से अली से हमारे साथ हैं, कैसरा सारा हैं। पिक्चर हो गया। जी पिक्चर हो गए। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और स्टे ब्लेस्ड, खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।